दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक थ्योरी के हिसाब से वो देश जहां मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस रहीं वो कभी वॉर नहीं लड़ सकते। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि 1990s की एक बेस्ट सेलिंग अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम है द गोल्डन आर्चेस थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। आज की वीडियो का मकसद इसी थ्योरी को समझना है। आखिर ये थ्योरी है क्या, क्यों ये ऐसा क्लेम करती है, कब और कैसे इसका ओरिजिन हुआ और क्या आज की दुनिया में भी ये रेलेवेंट है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एवरी थिंकर एंड थ्योरी इज अ चाइल्ड ऑफ हिज और हर टाइम, और ऐसी ही कहानी है इस थ्योरी की। USSR के कोलैप्स के बाद दुनिया की एंट्री एक ऐसे दौर में हुई जहां सिर्फ अमेरिकन हेजेमनी का बोलबाला था। अब अमेरिकन थ्योरिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे दुनिया को ये समझाया जाए कि अमेरिका की हेजेमनी वो सच्चाई है जिसे दुनिया को मान लेना चाहिए। इसी एडवेंचर का बाई प्रोडक्ट थी मैकडॉनल्ड्स थ्योरी, जिसका ओरिजिन न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलमिस्ट थॉमस फ्राइडमैन के 1999 में पब्लिश्ड बुक द लेक्सस एंड द ऑलिव ट्री में हुआ। इसमें वो बताते हैं कि जब एक कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां उसके पास मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी मिडिल क्लास होती है, तो वो कंट्री मैकडॉनल्ड्स कंट्री कहलाती है। और इन मैकडॉनल्ड कंट्रीज में लोग वॉर्स पर जाने के बजाय मैकडॉनल्ड्स की बर्गर लाइंस में खड़ा होना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, फ्रेडमैन ये नहीं कहते कि मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट वॉर रोक सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स यहाँ ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वो बाई प्रोडक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, और फ्रेडमैन यही क्लेम करते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट के लिए वॉर अनअट्रैक्टिव हो जाता है। सिंपल शब्दों में इस थ्योरी का क्रक्स यही है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म वुड लेड टू परमानेंट पीस। फ्रेडमैन ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज के ट्रबल मेकिंग बिहेवियर को रिड्यूस कर ग्रेजुअल डेमोक्रेटाइजेशन और पीस प्रमोट करता है। इसके अलावा एक दूसरे पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी वॉर के कॉस्ट को काफी बढ़ा देती है, जिसके चलते कंट्रीज वॉर जनरली अवॉइड ही करती हैं। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन पहली बार किसी ने नहीं की है। फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने 18th सेंचुरी में भी कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड ने एक इंटरनेशनल ग्रैंड रिपब्लिक को जन्म दिया है जो एक पीसफुल वर्ल्ड को जन्म देगा। अपने रिवॉल्यूशनरी वर्क द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने लिखा कि ऐसे दो नेशंस जो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं वो एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो वॉर्स रोक सकता है। प्री वर्ल्ड वॉर एरा के ब्रिटिश राइटर नॉर्मन एंगल ने अपनी बुक द ग्रेट इल्यूजन में भी कुछ ऐसे ही क्लेम्स किए। उनका मानना था कि बढ़ते ट्रेड और कॉमर्स के चलते वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस वॉर में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, क्योंकि वॉर विनर और लूजर दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक बात साफ है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वॉर की कॉस्ट को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वॉर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ओवर पावर या डिमिनिश नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा रियलिस्ट स्कॉलर्स थ्यूसिडाइट्स का कहना है कि कोई भी नेशन 3 रीजन की वजह से वॉर पर जाते हैं, और वो है ऑनर, फियर एंड इंटरेस्ट। आज ग्लोबलाइजेशन भले ही वॉर की इकोनॉमिक पेनल्टीज को बढ़ा दे, लेकिन वो इन सो कॉल्ड नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को खत्म नहीं कर सकता। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक ये दुनिया मैन से बनी है, ना कि मशीन से। मटीरियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का परस्यूट और पावरफुल बनने की चाहत आज की ग्लोबलाइज्ड एरा में भी उतनी ही जिंदा है, लेकिन ये इस चीज को गारंटी नहीं करता दैट देयर विल बी नो मोर वॉर्स। नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक जैसे कुछ नेशंस या कहीं कुछ लीडर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ बॉटम लाइन यही है कि अगर ग्लोबलाइजेशन की प्रीवियस एराज में नेशन स्टेट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वॉरफेयर के ऑप्शन को 2 बार सोचते थे, तो प्रेजेंट एरा में वो 4 बार सोचेंगे। खैर, 9/11 के बाद बाकी थ्योरीज की तरह इस थ्योरी ने भी मैसिव क्रिटिसिज्म झेला। तो चलिए इस थ्योरी को एक क्रिटिकल एंगल से देखते हैं। दोस्तों, अगर इस थ्योरी को सच मान भी ले तो क्या आपको दिमाग में यह सवाल नहीं आता कि रशिया और क्राइमिया दोनों में फैले मैकडॉनल्ड्स की चेन के बावजूद क्यों रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया? इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह मैकडॉनल्ड्स की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, लेकिन क्या ये दोनों के बीच कोई पोटेंशियल 5th वॉर प्रिवेंट करने में कामयाब होगा? इन सवालों से यही पता चलता है कि इवन व्हेन सोसाइटीज टर्न मिडिल क्लास, कॉन्फ्लिक्ट इज एपिडेमिक
टू आवर स्पीसीज। आज 21st सेंचुरी की ग्रेट पावर राइवलरी ये री-एम्फसाइज करती है कि ह्यूमंस और स्टेट्स सिर्फ इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। कई बार ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स खुद वॉर का कारण बन सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आज यूएस चाइना के बीच चल रहा ट्रेड वॉर है। आज कई देश ग्लोबलाइजेशन से खफा हैं, जिसके कारण वो इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं, जो खुद कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही आउटकम है। अगला क्रिटिसिज्म ये है कि केवल इकोनॉमी ही वॉर का एकमात्र कारण नहीं होता। वॉर्स पावर पॉलिटिक्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और सर्वाइवल जैसे इश्यूज के चलते भी होते हैं। वॉर्स इन चेचन्या, जॉर्जिया, यूक्रेन और अब नगोर्नो कारबाख सभी टेरिटोरियल डिस्प्यूट से संबंधित हैं। पिछले साल का नगोर्नो कारबाख कॉन्फ्लिक्ट तो मैकडॉनल्ड्स थ्योरी के लिए डेथ मूवमेंट बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी लड़ा गया, जिसमें मैकडॉनल्ड्स की एक लोकल ब्रांच ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। ये दिखाता है कि कैसे मैकडॉनल्ड्स जैसे एमएनसीज खुद लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से बदलने लगे हैं। अगले क्रिटिसिज्म का मानना है कि मैकडॉनल्ड्स जैसे ट्रांसनेशनल एमएनसीज डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रमोट करने के बजाय उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि मैकडॉनल्ड्स जैसे एमएनसीज उस इकोनॉमिक सिस्टम का प्रोडक्ट हैं जो खुद भी डेमोक्रेटिक नहीं है। इस ग्लोबल कैपिटलिज्म को सस्टेन करने के पीछे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस का हाथ है, जिन पर अमेरिका जैसे सुपर पावर्स और कॉरपोरेट लॉबिलिस्ट को फेवर करने के आरोप हैं। कई ट्रेड रूल्स ऐसे बनते हैं जिन्हें पुअर कंट्रीज को मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वो उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट डैनी रॉड्रिक अपनी बुक द ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स में कहते हैं कि डेमोक्रेसी, नेशनल सोवरेनिटी और हाइपर ग्लोबलाइजेशन म्यूचुअली इनकॉम्पेटिबल हैं। 1938 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी वार्न किया था दैट वी मे हैव डेमोक्रेसी और वी मे हैव वेल्थ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, बट वी कांट हैव बोथ। डेमोक्रेट्स इस कंसंट्रेटेड कॉर्पोरेट पावर को डिक्टेटरशिप का नाम देते हैं। इसके अलावा फेसबुक जैसी एमएनसीज पर तो ये भी आरोप हैं कि ऐसी कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए कॉन्फ्लिक्ट रिडन देशों में फेक न्यूज को कंट्रोल करने में असफल रही हैं। ये सब कुछ मैकडॉनल्ड्स थ्योरी को काउंटर करता है। कुछ दूसरे क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर ये गोल्डन आर्चेस थ्योरी सही है तो एशियन नेशंस का राइज आज यूएस हेजेमनी को एक चैलेंज पोज नहीं कर रहा होता। उल्टा हम देख सकते हैं कि कैसे कंट्रीज आज एंटी यूएस वैल्यूज को परस्यू करने के लिए इकोनॉमिक प्राइस पे करने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। तो दोस्तों, ये थी मैकडॉनल्ड थ्योरी। इस थ्योरी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आज के वर्ल्ड में भी ये कुछ वैल्यू होल्ड करती है या सिर्फ आज ये एक नाम बन के रह गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।